नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज हमने ख़ास तौर पे दावत दी है तालिबान के सियासी दफ्तर जो दोहा में है, उनके स्पोक्स पर्सन जनाब डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। और नाज़रीन ख़ास बात यह है कि किसी भी पाकिस्तान के मीडिया के लिए और पाकिस्तान टीवी स्क्रीन के लिए ये डॉक्टर नईम साहब का पहला इंटरव्यू होगा, जो कि बाकायदा एक इंटरव्यू होगा। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो क्योंकि आपका एक बड़ा ताल्लुक़ है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, वो ये कि आपने पाकिस्तान से ही तालीम हासिल की। मैं चाहूँगा आपका जो पाकिस्तान में वक्त गुजरा था, और अगर कुछ यादें अगर आप शेयर करना चाहें और बताना चाहें कि कैसा वक्त था जो आपने पाकिस्तान में बतौर तालिब इल्म गुजारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदमा तासो तासो लिदिन का उर्दिन को د पाकिस्तान ولسته نیکی هیله سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې تاسو د سوال په اړه باندې باید وایم چې په رښتیا هم پاکستان کې ډېر افغانان اوسېږي او هلته ډېر افغانانو تعلیمونه کړي دي او پاکستان د تعلیم لپاره یو ښه چاپېریال او ښه ماحول دی. هلته کوم افغانان دي، نور خلک چې دي د تعلیم لپاره ښه فرصت لري. बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर की नज़रें लगी हैं दोहा पर, जो इंट्रा अफगान टॉक्स हो रही हैं उस हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू माना जाता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त दोहा ऑफिस पर हैं। वजह क्या है सर? ये प्रोसेस बड़ा स्लो चल रहा है, इसमें ताख़ीर किस वजह से हो रही है? मालूम मजमू के मुज़ाकरात पर खपल मसीर के ستونزې لري، لوړې ژورې لري او ستونزې مخته راځي. دغه د حل لپاره طبعا کارونه او بحثونه کېږي. بدله چې د افغانستان ستونزه نو متاسفانه ډېره اوږده ستونزه ده. د 40 کلونو راهیسې چې کومې ستونزې په افغانستان کې د خصوصا د 20 کلونو راهیسې د اشغال په نتیجه کې چې کومې ستونزې راوړل شوې دي، نو دا د دې د منځه وړل وخت غواړي، فرصت غواړي. په دې اساس باندې د طبيعي خبره ده چې مذاکرات ژورې او ټیټه لوړې درې سره. डॉक्टर साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अफगानिस्तान के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि ये अफगान पीस प्रोसेस अगर मुकम्मल हो जाएगा तो अफगानिस्तान में अमन हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब सर आज 22 दिन गुजर चुके हैं, तकरीबन 21-22 दिन गुजर चुके हैं, आप अभी तक उस एजेंडे तक नहीं पहुँच सके कि वो एजेंडा क्या होगा, प्रिंसिपल्स क्या होंगे बिटवीन तालिबान एंड काबुल गवर्नमेंट जिस पर इंट्रा अफगान टॉक्स होनी है। जब प्रिंसिपल्स को तय करने में इतने दिन लगे हैं सर, उसके बाद जंग बंदी है, उसके बाद मुआहदा होना है जिस पर अफगानिस्तान की हुकूमत बनेगी, तो ये बड़े बड़े इकदाम हैं जिस पर बहुत वक्त दरकार है। अभी 21 से 22 दिन तो आप लोगों ने सिर्फ एजेंडा सेट करने में लगा दिए हैं, तो ये कहीं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सर आप लोग। لکه مخکې چې ما وویل دا یو لویه او مهمه پروسه ده او ډېره اوږده پروسه ده، نو خامخا به وخت وغواړي. خو بیا هم زموږ هیله دا ده چې څومره ژر کېدای شي ترسره شي. البته که مخته ستونزې راځي او لوړې ژورې راځي، دا طبیعي خبره ده د مذاکراتو په مسیر کې. په نړۍ کې هر ځای چې مذاکرات کېږي نو دا ورسره تړلي کارونه او بحثونه دي. خو په نهایت کې بیا هم موږ هیلهمن یو انشاءالله چې یو نتیجې ته سره ورسېږو. موږ چې کله د امریکایانو سره مذاکرات کول نو هغه څه باندې 13 میاشتې وخت ونیولو، نو باید دا توقع ولرو چې دا یو لوی کار چې ترسره کېږي هغه وخت غواړي. डॉक्टर साहब ये हमने देखा है कि जैसे ही आप लोगों ने पीस प्रोसेस शुरू किया, पीस डील साइन की फरवरी 2020 में, उसके बाद अफगानिस्तान में हमलों की तादाद बढ़ गई। एक तरफ तो आप इंट्रा अफगान टॉक्स में बैठकर अमन की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप अफगानिस्तान में हमलों की तादाद को बढ़ा रहे हैं, जिससे आम शहरी, अफगानिस्तान का शहरी खौफ का शिकार है, परेशानी का शिकार है। सर तो हमले क्यों बढ़ा रहे हैं? जब अमन की बात कर रहे हैं तो मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान में अमन करके बातचीत क्यों मुमकिन नहीं है? په دې اړه باید ووایم چې دا واقعیت نه لري. په افغانستان کې جنگ یو طرفه دی، جنگ د څو طرفونو نه دی. نو جنگ یوازې موږ د خانانو دی او نه جنگ شروع کړی دی، جنگ په موږ باندې تحمیل شوی. دا لومړی خبره. دوهمه خبره دا چې په جنگ کې فعلا کموالی راغلی دی. نو دغه څو نمونې موږ ښودلی شو چې یو دا چې تر دې مخکې تېر کال او تر هغه وړاندې به زموږ مجاهدینو په چې کومې حملې کولې تقریبا د ځینو احصایو له مخې هغه به 150 شاوخوا دغسې حملې وي، د 150 پورې.
اوس هغه احصایه راټیټه شوې ده تقریبا تر 40 شاوخوا دغه څه پورې هغه حمله رسیدلې دي. نو دا عملاً د جنګ په کموالي کې یو ښکاره هغه د عملي بیلګه ده. د دې ترڅنګ مخکې به د مجاهدینو په لوی مراکز نظامي مراکزو باندې حمله کولې او دغه څه د ولایت مراکزو باندې به حمله کولې چې هغه فعلا نشته دي. نو دا عملاً هغه موږ ګورو چې جنگ کم شوی دی. اوس هم چې جنگ کوم جریان لري هغه متاسفانه د مقابل طرف نه دی. هغوی د مجاهدینو سیمو ته راځي، نوې پوستې جوړوي او د مجاهدینو باندې بریدونه کوي. نو مجاهدین د پایله تر اوسه پورې د دفاعي حالت کې قرار لري. डॉक्टर साहब फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने जो कुछ साल पहले अमरीकियों को दुश्मन कहते थे, अमरीकियों के खिलाफ जंग बंद कर दी, लेकिन अपने ही अफगानियों के खिलाफ जंग बंद नहीं की ना। मतलब ये एक अहम सवाल है जिस पर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि तालिबान ने कहा कि हम अमरीकियों पर हमला नहीं करेंगे, वी डोंट अटैक ऑन अमेरिकन्स बट वी अटैक ऑन अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसमें अफगानी लोग शहीद होते हैं, भले वो अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज से होते हैं सर। तो इस पर अगर जवाब मुझे मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा सर। ما وویل چې جنگ موږ نه شروع کړی، دا لومړی خبره. دوهم دا چې جنگ یو طرفانه دی او دریم دا چې موږ چې کوم حالت د عملیاتو دی هغه په دفاعي حالت قرار لري. اکثریت حمله د دوی د خانه کیږي او دریم دا چې موږ د امریکانو سره چې کوم توافق ته ورسېدو هغه په یو ورځ دوه ورځو کې نه وو. 13 میاشتې په دې رابطه باندې بحثونه وشول، مذاکرات وشول، دغه په نتیجه کې دغه حالت رامنځته شول. اوس چې موږ د میز سر ته راغلي یو د اراده رښتینولي او صداقت ثابتوي چې موږ غواړو دغه پاتې ستونزې هم دا هم د میز په سر باندې د بحثونو په نتیجه کې پای ته ورسیږي او په نهایت کې داسې حالت رامنځته شي چې هلته آرام وي او داسې حالت رامنځته شي چې هغه د ولس او د هېواد په خیر باندې وي. بله خبره دا چې ملکي تلفاتو په اړه باندې کومه خبره کېږي متاسفانه دا یو طرفه ده. تر ډیره پورې ملکي تلفات د مقابل طرف د بمبارونو د هغوی د تهاجمي برودونو په نتیجه کې د هوانونه ولي او کلي ولي په هغه نتیجه کې رامنځته کېږي. زموږ لپاره د ملکي تلفاتو کچه نهایت کمه ده. موږ دغه لپاره په خپلو تشکیلاتو کې مستقل کمیسیون ټاکلی دی چې هغه د ملکي تلفاتو د مخنیوي کمیسیون په نامه باندې نو هغوی دغه رابطه باندې کار کوي او دا زموږ هغه ده چې څومره مواس کېږي چې ملکي تلفات راکم شي. सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर नईम साहब आपने हाईलाइट किया कि मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं. कौन लोग मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं या कौन लोग मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं؟ نو په دې اړه باندې داسې مشخصا څه نشو ویلی چې څوک مذاکرات نه غواړي. البته موږ خپله د خپل طرف نه په دې رابطه باندې رښتیني یو او دا معامله ثابته کړې ده او د نورو نه هم غواړو چې ستونزې د میز په سر باندې هوارې شي او د ستونزو د هواري لپاره تر ټولو ښه لاره هغه تفاهم او مذاکرات. अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि दोनों तरफ से आपकी तरफ से अपनी कंडीशंस हैं, अफगान अशरफ गनी की हुकूमत की जानिब से अपनी कंडीशंस हैं, बैनुल अफगान मुज़ाकरात में तालिबान किस हद तक नरमी दिखा सकते हैं, किस हद तक आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने मुतालबात पे? او مذاکرات د ستونزو د هواري تر ټولو ښه لاره ګڼو. په دې اساس باندې دا زموږ خپل د اراده او د خپل هوډ دغه تمثيل کوي. موږ چې څومره په واس پوروي نو هغه د مذاکرات پر مخ وړلو لپاره هغه نسمو. बिल्कुल ठीक है सर. आपका सबसे बड़ा जो मुतालबा है इस मुज़ाकरात को की टेबल पर वो इस्लामी शरीयत का नफाज है. देयर शुड बी इस्लामिक रूल्स, इस्लामिक स्टेटस इन द लैंड ऑफ अफगानिस्तान. लेकिन अगर बाकी स्टेक होल्डर इस शर्त पर राज़ी ना हुए जिस तरह की इस्लामी शरीयत का नफाज आप चाहते हैं तो फिर क्या होगा? तालिबान क्या मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे? व्हाट इज़ नेक्स्ट प्लान अगर काबुल गवर्नमेंट आपके मुतालबात पर राज़ी नहीं होती सर? د اسلامي نظام په اړه باندې د فکر کوم څوک مخالفت وکوي ځکه زموږ الحمدلله تر 9 زیات زموږ ولس مسلمان دی او داسې نظام غواړي چې هغه د دوی د عقیدې او د دوی د ارزښتونو پر رڼا کې وي، د دوی د ملي ګټو او د هېواد د لوړو منافعو پر رڼا کې وي. نو فکر نه کوم دا څوک چې هغه د اسلامي نظام مخالفت وکوي. اسلامي نظام ټول غواړي ځکه چې اصلا نظام د ولس لپاره وي. ولس چې مسلمان وي هغه اسلامي نظام غواړي نو هغه به راځي ان شاء الله.
सर किस तरह का इस्लामी निज़ाम आप लोग चाहते हैं, मतलब उसका खाका क्या होगा, स्ट्रक्चर, दैट टाइप ऑफ इस्लामिक सिस्टम? क्योंकि अगर हम आपके टाइम की बात करते हैं, 9/11 से पहले जो तालिबान का इस्लामी निज़ाम था, क्या बिल्कुल उसी तरह का इस्लामी निज़ाम लाएंगे या कोई नया इस्लामी निज़ाम होगा जिसमें गुंजाइश होगी, उनके मुतालबात को ही माना जाएगा, जो काबुल साइड से लोग आपके साथ बैठे हैं? क्योंकि अगर मैं मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, मौजूदा अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के मुताबिक अफगानिस्तान के सदर, अफगानिस्तान के तमाम की पोस्टें, अफगानिस्तान का निज़ाम इस्लाम के मुताबिक होगा, और उसी तरह का आर्टिकल 2 पाकिस्तान के आइन का हिस्सा भी है। तो क्या उस आर्टिकल में जो इस्लाम को डिफाइन किया गया वो काफ़ी है, या आप लोग 9/11 से पहले की इस्लामी शरीयत नाफिज करना चाहते हैं? په دې اړه باندې وایم چې موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې هغه عملاً عملی وي، یوازې د کاغذ مخ باندې اسلام نه وي. د کاغذ په مخ باندې اسلام خبرو کې یوازې اسلام ویل دا کفایت نه کوي او نه دا د الله او د دین د اسلام غوښتنه ده. موږ باید عملاً اسلام په خپل وطن کې په خپل هیواد کې ووینو او ولس دغه غواړي. موږ داسې یو اسلامي نظام غواړو چې هغه خپلواک وي، د پردیو تر تاثیر لاندې او د پردیو تیارې، د پردیو ټانګونه او د پردیو عسكر دلته موجود نه وي. نو لومړی نښه د اسلامي نظام دا چې هغه باید خپلواک وي. دوهم دا چې هغه اسلامي نظام کې اداري فساد نه وي، هغه کې اخلاقي فساد نه وي، هغه کې مالی فساد نه وي او هغه کې د ځمکو غصب نه وي. هغه د خلکو आवाज واوریدل شي، د خلکو امنیت وساتل شي، د خلکو لپاره د ژوند شرایط برابر کړل شي. موږ دغه یو عملی اسلامي نظام غواړو. सर बिल्कुल ठीक है, आपका मुतालबा बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके बाद एक सवाल जो परसेप्शन लोगों में डेवलप हुआ, आप जिस तरह का इस्लामी निज़ाम चाहते हैं कि उसके बाद औरतों के हकूक़ पर सर बात की गई। जिस तरह आज अफगानिस्तान में हम देखते हैं कि लड़कियां साइकिलिंग कर रही हैं, फुटबॉल खेल रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं, बिजनेस वुमेन्स बनी हुई हैं, और इवन जो मौजूदा काबुल की गवर्नमेंट है उसमें की पोस्टों पर औरतें तैनात हैं। क्या आपके आने के बाद भी औरतों को इस तरह के हकूक़ हासिल होंगे? और जो आज औरतें और लड़कियां स्पोर्ट्स वुमेन हैं, स्पोर्ट्स गर्ल हैं और मुख्तलिफ ऑफिसेज में काम कर रही हैं, क्या आपके आने के बाद वो इसी तरह काम करती रहेंगी, उनको ये आज़ादी हासिल होगी? सर په دې اړه باندې بیا هم زموږ موقف دا دی چې موږ ټول هغه حقوق ته ملتزم یو چې هغه د اسلام مبارک دین خلکو ته ورکړي دي او هغه زموږ د ټولنې او زموږ د ولس د ارزښتونو، د ولس د لوړو ګټو، د هوا د لوړو منافعو سره په ټکر کې نه وي. موږ هغه ټول حقوق ته ژمن یو، هغه کله هر چا وي. دغه دوه اصله زموږ د موقف اصول دي، یو دا چې د اسلامي اصولو سره په ټکر کې نه وي، او دوهم دا چې د ولس د ګټو او د منافعو خلاف نه وي. बिल्कुल सही है। अच्छा सर, मैं क्योंकि बात कर रहा था आपके हमलों के हवाले से भी, तो उसमें बड़ा अहम रोल है आपके जंगजुओं का। इंट्रा अफगान टॉक्स में क्या आप लोगों ने लाहे अमल तैयार किया है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके पास इस वक्त 80 से 85 हज़ार जंगजू हैं। अगर अमन अमल मुकम्मल हो जाता है तो उनको आप किस तरह स्ट्रीमलाइन करेंगे? क्या वो जंगजू रहेंगे, वो आपके सिस्टम का हिस्सा होंगे, उनका स्टेटस क्या होगा? सर دا هم وروستۍ خبرې دي چې د نظام ترتیب څنګه وي او حتی د مجاهدینو یا د اسلامي نظام چې راځي د هغوی هغه نظامي کارونه څنګه وي، نور سیستمونه څه ډول دي. دا وروستۍ خبرې چې په دې باندې به د میز په سر باندې بحثونه کیږي. बिल्कुल ठीक है सर, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आपने जो मुआहदा किया फरवरी में, जिसमें माइक पोम्पियो और मुल्ला अब्दुल गनी बरदर साहब के दस्तखत भी रहे, उसमें एक अहम शिक ये थी कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी सर, जबकि TTP के महफूज ठिकाने जो कि पाकिस्तान पे हमला करती है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके महफूज ठिकाने अफ़गानिस्तान में हैं सर। तो आप किस तरह TTP को और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें दाइश भी शामिल है, जो पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों पर हमले करते हैं, उनको किस तरह काउंटर करेंगे सर आप लोग? په عام ډول باندې زموږ خارجي پالیسي دا ده چې نه د چا په چارو کې مداخله کوو او نه به چاته د دې اجازه ورکوو چې هغه زموږ په داخلي چارو کې مداخله وکړي. موږ له خپلو ټولو ګاونډیانو، سیمې او نړیوالو سره نیکې او مثبتې اړیکې غواړو. मैं इस जवाब से ये मतलब समझूं कि TTP समेत जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें खासतौर पे पाकिस्तान ज़्यादा मुतासर होता है, उनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई करेंगे, उनका खात्मा करेंगे वहाँ से?
ما مخکې وویل چې زموږ عمومي پالیسي دا ده چې موږ د چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوو او نه چاته د دې حق ورکوو چې هغه زموږ په چارو کې مداخله وکړي او نه موږ غواړو چې چاته مشکل ایجاد کړو چاته ضرر ورسوو. सर ये तासुर कितना दुरुस्त है? वो बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने, इंटरनेशनल एनालिस्ट ने और दुनिया के कई मुल्क ये बात सामने रखते हैं कि अमेरिका संजीदा नहीं है अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर छोड़ दे, अमेरिका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकल जाए. क्या ये बात दुरुस्त है सर? نو په دې اړه باندې خو د افغانستان اسلامي امارات او د امریکا متحده ترما باندې یو توافقنامه لاسلیک شوې ده چې هغه ټول نړۍ ته واضحه ده، ټول ته ښکاره ده. نو په هغه اساس باندې به امریکایان په 14 میاشتو کې څنګه چې تعهد شوی دی هغه مزي او دا د هم د افغان ولس هیله ده او هغه زموږ د ولس کومه شلکرانه مبارزه روانه کړې و د همدې یو هدف دا و چې افغانستان مستقل شي، افغانستان بهرني قواوې ووځي او دا هیڅ په خپل هیواد کې پردي قواوې پردي ټانګونه او تیاری نه غواړي، هر څوک غواړي چې مستقل او خپلواک وي. نو په دې اساس باندې به د هغه توافقنامې په اساس باندې توافقنامه باید عملي شي او دغه پرانا کې چې کوم ماده دی هغه تطبیق شي. बिल्कुल सही. एक ब्रेक ले रहा हूँ नाज़रीन. अभी डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब मेरे साथ ही हैं. ज़रा हम ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी होगा. सर, नवंबर में अमेरिकी इंतखाबात होने जा रहे हैं. अफगान मुज़ाकरात बड़ी सुस्त रवि का शिकार हैं जिस पर हम बात भी कर चुके हैं. कितना चांस है कि अगले अमेरिकी इलेक्शन से पहले मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और अगर मुज़ाकरात इसी तरह डिले होते रहे तो इसका नतीजा क्या होगा सर? زموږ خپل اراده او هوډ دا دی چې دا د بین الافغاني مذاکرات نو افغانان د خپل مختوي سي د نورو خارجي پیښو خارجي بهرانيو پیښو پورې تړاو نه لري. نو زموږ خپل هوډ دا دی چې دا موږ خپل وخت ورو نو دا چې هر کله وشولو هر وخت کې وشولو بیا هم زموږ هیله دا ده چې دا زر وشي خو وخت نیسي نو هغه هم د مذاکراتو طبيعي مسیر دی په دې کې به کوم مشکل نه وي ان شاء الله. अच्छा सर, ये भी बता दीजिए कि मुज़ाकरात आपने कहा कि उसमें डिले हो रहा है. इन मुज़ाकरात को ताख़ीर करने वाले अनासर कौन से हैं? कौन चाह रहा है कि डिले हो जाए, मुज़ाकरात में मज़ीद डिले होता रहे? ये कौन चाहता है? मतलब काबुल गवर्नमेंट चाहती है, अशरफ गनी साहब चाहते हैं? मैं तो चाहूँगा कि कुछ स्पेसिफाई कर दें. زموږ په نظر فکر کوم دا مذاکرات لکه مخکې چې ویلې د مذاکرات طبيعي مسیر دی چې لوړو ژورو سره مخ کېږي، بحثونو ته کېږي، د موضوعاتو په اړه باندې تفاهم چې رامنځته کېږي نو هغه وخت او بحثونو ته ضرورت لري. نو په دې اړه باندې مشخص ډول موږ نشو ویلای چې څوک دې مخالفت کوي. البته یو خبره ده چې د افغانستان کې امن راتګ، افغانستان کې یو اسلامي نظام راتګ لري، ټول په ګټه باندې دی او باید ټول د دې لپاره هڅه وکړي چې دا ستونزې هوارې شي او ته یو آرام او آرامي او اسلامي نظام چې هغه د افغانستان ولس او د هیواد په ګټه باندې. सर, आपको क्यों नहीं लगता जो मौजूदा अफगानिस्तान है जिसमें अशरफ गनी साहब की हुकूमत है, उन्होंने एक बाकायदा इस्लामी कानून भी बनाया हुआ है, इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान कहते हैं वो खुद को, वो आपको इस्लामी मुल्क क्यों नहीं लगता सर? ما مخکې دا خبره وکوله چې یو د کاغذ پر مخ باندې خبرې دي او یو واقعیت دی. موږ چې کله وایو اسلامي نظام غواړو هغه واقعي اسلامي نظام چې هغه هغه کې عملاً خلک وویني، هلته د استقلال وي، خپلواکي وي او هلته د اسلام مخالف چې کوم کارونه دي دغه مخنیوي وشي، مالي فساد نه وي، اداري فساد نه وي، اخلاقي فساد نه وي، هلته فرهنګي فساد نه وي، اجتماعي فساد نه وي، خلک د امن او د امنیت احساس وکوي. او متاسفانه موږ دغه سه یو حالات سره مخ یو چې ولس لګنو سره مخ دی. موږ دغه سه یو اسلامي نظام غواړو. मतलब जो 9/11 से पहले का अफगानिस्तान था आप उस तरह का अफगानिस्तान चाह रहे हैं सर? دا خبره فکر کوم ډیره تکرار شوم، بیا هم خبره کوم چې موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې هغه د اسلامي اصولو او د اسلامي ارزښتونو زموږ د ولس او زموږ د هیواد د لوړو منافعو سره تمثيل وکولای شي، د هغه پرانا کی وي او د ولس او د هیواد په خیر او ګټه باندې. बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप उस सारे हिस्सा हैं, आप पॉलिटिकल ऑफिस में बैठे हैं, सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं. मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर बड़े पुरुम्मीद थे जब ये मुआहदा हो रहा था फरवरी में, और वो उम्मीद कर रहे थे कि बहुत जल्दी अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पर अमन हो पाएगा. उसमें थोड़ा सा डिले आ गया क्योंकि आप सारे प्रोसेस का हिस्सा है. मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर ने तो आप लोगों के साथ कोऑपरेट किया, अब आप खुद
मुज़ाकरात की मेज़ पर हैं, एक तरफ तालिबान हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो इस वक्त काबुल में हुकूमत कर रहे हैं, तो आप दोनों के दरमियान मामला तय पाने में वजह क्या है कि कौन आप लोगों की जानिब से रिजिड स्टैंड लिया जा रहा है या काबुल की जानिब से? मैं बार बार पूछ रहा हूं, मैं चाहता हूं जरा मुझे जवाब अगर मिल जाए कि तालिबान कंप्रोमाइज करने पे तैयार नहीं है या काबुल कंप्रोमाइज करने पे तैयार नहीं है, इसलिए डिले हो रहा है। نو بیا هم د مذاکراتو کې د لازمي ده چې خامخا د پغه کې منځګړي وي. ډېر داسې مذاکرات وي چې هغه د منځګړي نه پرته هغه کې مختزي چې دغه یو ښه نمونه زموږ او د امریکایانو تر باندې چې کوم مذاکرات وشول هغه کې منځګړي نه و څوک. نو مذاکرات به منځګړو هم مختلف شي او دا چې د افغانان خپل منځ کې تفاهم کولای شي، خپل منځ کې مشترکات لري، نو زموږ هیله دا ده چې دا په ښه پرمخ باندې لاړ شي. सर मेरे पास आखिरी चंद मिनट हैं, 2 सवाल और मजीद पूछना चाहूँगा आपसे। क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है ये महफूज हो जाएगी इन मुज़ाकरात के बाद? अमन वापस लौट, क्योंकि अमन की बात आपने की, अमन वापस लौट आएगा और अमेरिका मुकम्मल तौर पर चला जाएगा, क्या आप पुरुमीद हैं इस बात से सर? او زموږ هیله ده لکه مخکې استاد د سوال په اړه باندې چې څوک دغه مذاکرات ځنډوي په هغه باندې مخکې ځواب وویلې چې مشخص ډول موږ نشو ویلای چې څوک دغه پروسې مخالفت کوي، خو هیله مو ټول دا ده چې دغه پروسې ملاتړ وکوي او د دې پروسې په وړاندې چې کوم خنډونه دي دغه پر افکولو کې مرسته وکوي او دا چې افغانستان ته یو امن راشي. موږ په دې هیله باندې او د همدې لپاره راپورته شوی په دې خاطر امریکایانو سره مذاکرات وکول او چې د مصر سره راغلی هم دې راته باندې راغلی یو. دا مهیله ده چې ولس مو آرام وي، ولس مو خپل نظام ولري، اسلامي نظام ولري، د هغه پرانا کې خپل ژوند مختوي شي. बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। मैं क्योंकि आपने इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की, फॉरेन अफेयर्स की जो अफगानिस्तान के होंगे, मशरक़ वस्ता को अगर सामने रखते हैं, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान के ताल्लुकात, फिर दूसरी जानिब जब हम इसराइल की बात करते हैं तो मुख्तलिफ खलीजी ममालिक ने इसराइल को मुल्क तस्लीम कर लिया है और अब किया है। वहाँ इसराइल में बैतुल मुक़द्दस के साथ जो कुछ होता है, इस फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ होता है, वो हम सब के सामने है। अफगानिस्तान की क्या पॉलिसी होगी इसराइल को लेकर? نو پاینده کې افغانستان اسلامي امارت پالیسي لکه مخکې چې مو ویلي هغه به د اسلام د مبارک دین د ارزښتونو پرانا کې وي او د خپل هیواد د لوړو منافع او ګټو پرانا کې به وي، د خپل ولس د ارمانونو او د ولس د هیلو پرانا کې به وي. په غاړه باندې موږ د اسرائیل سره کوم روابط نه لرو، بلکې موږ د فلسطین د مظلوم ولس چې په باندې ظلم شوی دی نو دغه لپاره موږ هر وخت پورته کړی دی. نو په آینده کې موږ به د اسرائیل سره روابط نه وي. सर मैं ये समझूं डॉक्टर साहब कि आप ये कह रहे हैं कि आप इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, इसराइल फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा है और आपका मौक़िफ़ फ़लस्तीन के साथ होगा? बिल्कुल بیت المقدس ټول مسلمانانو قبله ده، د ټول مسلمانانو لومړی قبله ده، هغه ته ټول مسلمانانو معتقد دي. موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. نو هر هغه څوک چې هغه زموږ په مقدساتو باندې زموږ د مقدساتو توهین کوي نو هغه سره موږ روابط نشو ساتلی. डॉक्टर साहब जब हम अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की बात करते हैं, कल्चर एक जैसा हमें नज़र आता है, दोनों तरफ लैंड एक जैसी है, लोग एक जैसे हैं। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पश्तो बोली जाती है, पाकिस्तान में पश्तो बोली जाती है, दरी वहाँ भी बोली जाती है, यहाँ भी बोली जाती है, फ़ारसी वहाँ भी बोली जाती है, यहाँ भी बोली, कल्चर दोनों तरफ सेम, ज़बान सेम, ट्रेडिशन सेम है। तो किस तरह देखते हैं आप? बहुत अच्छे ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मुस्तकबिल के हवाले से आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह नज़र आ रहे हैं सर? بالکل لکه تاسو چې وویل پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه دي سره او ډېر اوږده پوله لري، مشترک کلچر لري، مشترک ژبه لري سره. نو موږ لکه په آینده کې هم غواړو چې د دواړو ګاونډیانو تر مابین ښه تعلقات وي، ښه روابط ولري سره. او دا ځکه چې هر ځای کې چې ګاونډیان وي یو ګاونډي حالات په بل ګاونډي باندې تاثیر کوي. نو چې د افغانستان کې آرامي پاکستان سره آرامي او پاکستان کې آرامي افغانستان سره آرامي دغه نور ګاونډیان هم نو په دې اړه باندې ان شاء الله موږ هڅه ده او کوشش مو لري چې ښه تعلقات موجود وي او ښه روابط سره موجود. जी डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है, मैं चाहूँगा पीस टॉक से जो उम्मीदें वाबस्ता हैं अफगान अवाम को, अफगान पीपल्स को, उस हवाले से अफगान पीपल के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें आप सर आखिरी.
اوس موږ خپل ټول ولسته او ټول نړۍ ته دا پیغام دی چې موږ غواړو د یواد چې کومې د اشغال ولاړ شوی ستونزې دي د ته د پټکه کې هودل شي او په دې اړه باندې موږ ټینګه اراده لرو چې دا ستونزې د خبرو اترو لپاره حل شي او د اولویت او ارجحیت یا ټول موږ خپل ولسته اطمینان او ډاډ ورکوو چې ان شاء الله زموږ هیله ده او د دې لپاره هڅه کوو چې دغه روانې ستونزې د منځه لاړې شي او ولس د آرامۍ او د سوکالۍ احساس وکړي داسې یو نظام ولري چې هغه د دوی د ارزښتونو او د ملي ګټو او اولیا منافعو په تضمین وکولای شي. बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब, स्पोक्स पर्सन पॉलिटिकल ऑफिस दोहा, तालिबान के स्पोक्स पर्सन थे. बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, वक्त ब्रेक का, बढ़ते ब्रेक की जाने. वेलकम बैक नाजरीन. अभी हमने बात की तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब से. बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे थे और वो इस बात के लिए बड़े डिटरमेंट थे कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा और अफ़गानिस्तान में इस्लामी कवानीन नाफिज होंगे, इस्लामी शरीयत नाफिज होगी. साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह आज लोगों को हकूक़ हासिल हैं, ख़ास तौर पे औरतों को, तो वो इसी तरह कोशिश करेंगे कि किसी को नाउम्मीद ना करें. तो हम ज़रा बात करेंगे. मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब मौजूद हैं. रहीम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए. सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मेरी अभी डॉक्टर नईम साहब भी हमारे प्रोग्राम में थे, उनसे यही बात हुई कि लगभग 21 से 22 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक आप पैरामीटर सेट नहीं कर सके कि क्या पैरामीटर्स होंगे इंट्रा अफगान टॉक्स के. तो उनका जवाब था कि एक मुश्किल प्रोसेस है, 18 साल हो गए, तो थोड़ा टाइम चाहिए होगा. तो वजह सर आपके इतलात क्या हैं कि क्यों एक 22 दिन गुजर जाने के बाद भी फाइनल ड्राफ्ट नहीं हो सका कि टॉक्स होनी किन प्रिंसिपल्स पर हैं सर? देखिए, मेरे ख्याल में मुझे और काफ़ी लोगों को तवक्को तो नहीं थी कि कोई जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा, बात आगे बढ़ेगी. हम तो बार बार कह रहे थे कि ये जो तालिबान और अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात होंगे, ये तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात से ज़्यादा मुश्किल होंगे, ज़्यादा बड़ा चैलेंज है. और वही हो रहा है. अभी देखें कि ये शुरू ही में जो मुतनाज़ उमूर हैं, जो बड़े बड़े मसले हैं, उसके ऊपर बात हुई है. यानी अफ़गानिस्तान का आइंदा का निज़ाम क्या होगा. तालिबान शहरी निज़ाम चाहते हैं और अफ़गान हुकूमत कहती है कि हमारा जो आइन है वो इस्लामी है. फिर अफ़गान हुकूमत चाहती है कि तालिबान जंग बंदी करें, तालिबान उसको नहीं मान रहे. तो ये इश्यूज़ बड़े अहम इश्यूज़ हैं. लेकिन सर वजह क्या है? मैं अभी डॉक्टर नईम से भी जो बात हुई थी, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मैं तवक्को कर रहा था, लेकिन नहीं मिल सका मुझे कि दे आर नॉट क्लियर के ना वो क्लियर पिक्चर बता रहे हैं लोगों को कि अगर इस्लामी शरीयत पे वो कंप्रोमाइज़ थोड़ा कर लें या काबुल गवर्नमेंट की मान लें. मतलब इतना डाउट में चीज़ों को क्यों रखा हुआ है तालिबान की जानिब से सर? ठीक है, तालिबान तो समझते हैं कि उन्होंने पहले तो एक सुपर पावर अमेरिका को मजबूर किया कि वो उनसे बात करे, हालांकि अमेरिका नहीं मान रहा था. और फिर तालिबान ने शर्त लगाई थी कि अफ़गान हुकूमत इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ. तो वो 18 महीने की बातचीत हुई, फिर कहीं जाके फरवरी में अमन मायदा हुआ. तो तालिबान उसको अपनी एक बड़ी कामयाबी समझते हैं और वो समझते हैं कि जो उन्होंने जंग की है, जिसको वो जिहाद का नाम देते हैं, उसकी वजह से उनको ये कामयाबी मिली और गैर मुल्की फ़ौज को वो अफ़गानिस्तान से निकाल देंगे अगले साल मई तक. तो मेरे ख़्याल में तालिबान का अब ये ख्याल है कि जब अमेरिका निकल जाएगा तो फिर अफ़गान हुकूमत तो उनका मुकाबला नहीं कर सकती. तो मुझे लगता ये है कि ये मुज़ाकरात जो होंगे ये तवील होंगे और ये अमेरिकी इंतखाबात के बाद ही इसमें कोई पेशरफ्त मुमकिन है, उससे पहले नहीं. क्योंकि सबकी निगाहें अमेरिकी इंतखाबात की तरफ हैं. अगर ट्रंप फिर से कामयाब होते हैं तो फिर तो शायद यही पॉलिसी होगी, वो अपनी फ़ौज को निकाल लेंगे. अगर जो बाइडन मुंतखब होते हैं तो शायद पॉलिसी में कुछ तब्दीली आए. बिल्कुल. तो मेरे ख्याल में अफ़गान हुकूमत भी चाहती है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये जल्दी इसका फ़ैसला ना हो. वो चाहते हैं कि ट्रंप दोनों जानिब से डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं, दोनों जानिब से, तालिबान की जानिब से भी और काबुल की जानिब से भी. हाँ, यकीनन मेरे ख्याल में ये जो है ना ताख़ीरी हरबे हैं और इनको पता है कि
ये ऐसे पेचीदा मसाइल हैं कि इसका हल आसान नहीं है। लेकिन ये देखें कि दोनों की नीयत है बातचीत करने की, और ये बातचीत मेरे ख्याल में ख़त्म नहीं होगी, चाहे इसमें रुकावट आए, चाहे इसमें तातुल आए, लेकिन बातचीत जारी रहेगी। इनको पता है कि बिल्कुल ठीक है। अच्छा रहीम साहब, इमरान खान साहब का एक आर्टिकल है जो उन्होंने पिछले दिनों लिखा, जिसमें खान साहब ने कहा है कि गैर मुल्की फोर्सेस को अफगानिस्तान के अंदर कुछ देर स्टे करना चाहिए ताकि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को यकीनी बनाया जा सके। आप क्या कहते हैं सर इस पर? ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये गैर मुल्की फ़ौज जो है ये 14 महीने में निकलने वाली थी, यानी फरवरी में तालिबान और अमेरिका का मायदा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि 14 महीने में गैर मुल्की फ़ौज अमेरिकी और नेटो की फ़ौज वापस जाएगी, जो अगले साल मई तक है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी लंबा अरसा है, ये कोई जल्दबाजी नहीं है। और अगर इस दौरान ठीक है 6.5-7 महीने लग गए, मुज़ाकरात बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके, कैदियों का मसला था, अफ़गान हुकूमत उनको रिहा नहीं कर रही थी, तालिबान कैदियों की रिहाई के बगैर बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। चले वो तो हल हो गया, 7 महीने ज़ाया हो गए, लेकिन अब भी 7 महीने और तो थे, उसमें ये बातचीत होनी थी। तो मेरे ख्याल में ये जल्दबाजी नहीं होगी अगर अगले साल मई तक ये मसला हल हो गया और बातचीत कामयाब हो गई। वरना मैं नहीं समझता कि किसी मुआहदे के बगैर गैर मुल्की फ़ौज निकल जाएगी। अमेरिकी कुछ न कुछ फ़ौज रखेंगे, ख़ास तौर पे उनकी जो फ़ज़ाइया है वो अफ़गानिस्तान में रहेगी, उनके फ़ौजी अड्डे भी हैं, और वो नहीं तो क्या सर तालिबान इस बात पे एग्री हो जाएंगे कि कुछ ना कुछ फ़ौज का हिस्सा अमेरिकन फ़ौज का वो अफगानिस्तान में रहे? लेकिन तालिबान तो मेरे ख्याल में ये बात नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं कि ये इनका हर एक फ़ौजी अफ़गानिस्तान से वापस जाएगा, और यही मुआहदा हुआ है। यानी मुआहदा जो है दोहा का, कतर का, उसमें ये लिखा हुआ है, और ये भी कहा गया है कि बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात के ज़रिए एक नई हुकूमत जो है वो बनेगी। तो ये अगर मुआहदे के ऊपर अमल होता है तो गैर मुल्की फ़ौज भी निकल जाएगी सारी की सारी, और एक नई शायद न्यूट्रल निगरान हुकूमत कायम हो जाए, जिसको अशरफ गनी नहीं मान रहे। ये भी एक बड़ा पेचीदा मसला है। अशरफ गनी कह रहे कि मुझे कोई भी अर्ग उनका जो पैलेस है, जो उनका सदारती महल है, मुझे कोई भी अर्ग से नहीं निकाल सकता, ये उन्होंने कह दिया है। लेकिन अगर बातचीत को कामयाब बनाना है तो फिर कुछ लोग दोनों तरफ से लचक दिखानी पड़ेगी। अच्छा सर, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पाकिस्तान के लिए वो खासकर टीटीपी को लेके है, और बलूचिस्तान में जो तहरीकें चल रही हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अफगानिस्तान में मौजूद है उनके हवाले से, मौजूदा गवर्नमेंट अफगानिस्तान की कोऑपरेट नहीं कर रही पाकिस्तान के साथ। टीटीपी को दोबारा मुनज़्ज़म भी किया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ खदशात ये हैं कि उनको मुनज़्ज़म करने में NDS का और रॉ का हाथ है। अगर अगली हुकूमत आती है तो पाकिस्तान के लिए रिस्पॉन्सिव होगी, या उसकी हुकूमत से भी कोई तवक्को पाकिस्तान ना रखे सर? ठीक है, पाकिस्तान तो ये चाहेगा कि ये जो अमन मुज़ाकरात है ये कामयाब हो और तालिबान सियासी निज़ाम का हिस्सा बन जाए। अगर तालिबान अफ़गानिस्तान के नए सियासी निज़ाम का हिस्सा बनते हैं तो पाकिस्तान को इत्मीनान होगा कि शायद अभी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। आपको पता है कि वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है, वो जो भी इकट्ठे भी हो गए, 5 छोटी तंजीमें जो है वो फिर से जम हो गई हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान में। आपने भी जिक्र किया बलोच, अलहदगी पसंद है, दाइश है, इन सब का निशाना पाकिस्तान है और इनको अफ़गानिस्तान में पनाह मिली है। तो पाकिस्तान तो ये चाहेगा कि मुआहदा हो और इन लोगों को निकाला जाए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। अगर ये नई हुकूमत आती है और वो पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है, पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं, पाकिस्तान की जो शिकायतें हैं उसको दूर नहीं करती, तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान भी सोचेगा कि जो उसने ताउन किया है और ये अमन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की कोशिश की है तो पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ। तो पाकिस्तान की ये कोशिश होगी। सर आखिरी सवाल इसी हवाले से, ये टीटीपी मुनज़्ज़म क्यों हुई है? क्या इसको मुनज़्ज़म कराया गया इन ग्रोहों को, जो 4-5 ग्रोह इकट्ठे हुए हैं, या ये बस हो गए हादसाती तौर पे? उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा सर? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसे तो इकट्ठे नहीं हुए, इनका आपस में काफ़ी इख्तिलाफात थे और ये जो इकट्ठे हुए हैं तो
तो जाहिर है जो लोग इनकी हिमायत कर रहे हैं, जिन्होंने इनको पनाह दी है, उन्होंने इनको इकट्ठा किया है। और वैसे भी ये बड़े कमज़ोर हो गए थे, तकसीम थी, और इनके आपने देखा कि हमले भी बहुत कम हो गए हैं। आजकल जब से ये इकट्ठे हुए हैं, कुछ इनके हमलों में तेज़ी आई है, जो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। और पाकिस्तान चाहेगा कि अफ़गान हुकूमत और जो वहाँ गैर मुल्की फ़ौज है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, लेकिन इनके ख़िलाफ़ अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। और ये पाकिस्तान की बड़ी शिकायत है। पाकिस्तान से भी वो शिकायत करते हैं कि यहाँ पर अफ़गान तालिबान है, हक्कानी नेटवर्क, लेकिन उनसे तो पाकिस्तान इनकी बातचीत करवा रहा है, यानी पाकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान फैसिलिटेटर तो है ना सर, डेफिनेटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो ये पाकिस्तान के जो इनसे ताल्लुकात थे, जो इनसे कांटेक्ट थे, वो अभी इनके काम आ रहे हैं, अमेरिका के काम आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। नाज़रीन, अफगानिस्तान में अगर अमन होगा तो वो अमन इस खित्ते में होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका पाकिस्तान को होगा। लेकिन पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, जो सारी की सारी अफगानिस्तान बेस्ड हैं और जिनको अफगान हुकूमत की सरपरस्ती नो डाउट किसी ना किसी तरीके से हासिल है। अगली हुकूमत और अगर अमन मुआहदा हो जाता है और तालिबान बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए किस हद तक फ़ायदा मंद होगा, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए। आज का शो यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।